हरिओम नमस्ते। आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका मनुष्य। तो आशा करता हूँ जो पिछले सत्र में जो ओबेसिटी के बारे में मैंने पीपीटी जो भेजा था, जो डाला था, उसमें आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मैं जो ये पीपीटी बनाता हूँ, जो यूट्यूब का वीडियो चैनल बनाता हूँ, वो सीबीएसई 12th योग के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है आपको पसंद आया होगा। आज देखते हैं कि इस चैप्टर के दौरान अंतर्गत जो हमारे पार्ट 2 में है, हाइपोटेंशन के बारे में बोला गया है और इसको हम योग के माध्यम से कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। जो हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर जो हम बोलते हैं जनरली, उसको हम कैसे एक न्यूट्रल फॉर्म में ला सकते हैं, ना कि अधिकतम, ना कि ज़्यादा का उसका जो प्रेशर रहता है वो नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो तबीयत है, जो शरीर है, वो भी कैसा रिएक्ट करता है आगे जाके हम देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है एक इज ए फ्रीक्वेंट कंडीशन in which the long-term force of the blood against arterial walls is high enough that it may be eventually create health problems such as heart disease। तो यहाँ पे ऐसा एक चीज़ बोला गया है कि एक सामान्य विकार है जिसे उच्च रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। तब होता है जब रक्त की दीर्घकालिक धक्का प्रभाव धमनी के दीवारों पर इतना अधिक होता है कि यह अंततः हृदय रोग जैसे स्वास्थ्य समस्या के कारण बन सकता है। तो जनरली क्या हो रहा है हमारे लाइफस्टाइल कंडीशन में, ऐसा एक कंडीशन हमने देखा कि हमारा जो खान पान, जो काम करने का तरीका, जो हमारा एनर्जी जितना हम इंटेक करते हैं, हम उसको कैसे उसको चैनलाइज करेंगे, हम उसको पहले सत्र में देखा था जो ओबेसिटी में। अभी क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो धीरे धीरे हमारे एट्रियल में और वेन में जो धीरे धीरे क्या है कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है। ठीक है, जनरली हम एक कोलेस्ट्रॉल और उसका ट्राइग्लिसराइड ऐसे चीज़ें हम देखते हैं जहाँ की हम वसा बोल सकते हैं, जहाँ जो कि हम एक ऑयल फैक्ट बोल सकते हैं, वो क्या रहता है धीरे धीरे आर्टेरियल और धमनी में धीरे धीरे रहता है। कहीं ना कहीं पे डिपॉजिट फैक्टर रहता है, या कहीं पे वहाँ पे ब्लॉकेज भी धीरे धीरे हो जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टेरियल में जो ब्लड का जो सप्लाई होना वो कम हो जाता है, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा प्रेशर में भी रहता है। ठीक है, ज़्यादा फोर्सफुली में चलता रहता है, क्योंकि एक स्टिमुलेशन फैक्टर उसको अगर मिलता है, जैसे एक एनवायरमेंटल फैक्टर में, जैसे अगर कुछ घर में कुछ परेशान हुआ, कुछ घर में जो झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो सडन रिएक्शन होता है बॉडी में, सडन रिएक्शन होने के बाद धीरे धीरे जो एक्शन में कन्वर्ट होता है और उसका जो एनर्जी फॉर्म होने लगता है, उस टाइम क्या होता है, हार्ट ये सोचने लगता है कि मेरे बॉडी में खून को एक सफिशेंट सप्लाई चाहिए। ठीक है, ब्लड का सफिशेंट सप्लाई चाहिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट जो है अच्छी तरह से पंपिंग कर रहा है, ब्लड को फटाफट 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 इतना जल्दी से भेज रहा है पूरा हमारे आर्टरी पूरा शरीर को। लेकिन उस टाइम में क्या हो रहा है, आर्टरी का जो कंडीशन रहता है इधर नॉर्मल में रहता है, नहीं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वीकनेस रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहाँ पे जितने नॉर्मल कंडीशन में हार्ट जो ब्लड का जो वॉल्यूम जो पास होता रहता था, और सडनली क्या है अनकंडीशनल कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होता है, जिसकी वजह से ये जो वहाँ पे प्रेशर जो होता है कहीं पे रप्चर हो जाता है, कहीं पे जहाँ पे वो बंद हो गया है ऑलरेडी, जहाँ पे ब्लॉकेज शुरू हो गया है वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना ब्लड का कंडीशन, जहाँ पे ये हाइपरटेंशन का सिचुएशन भी आता है, और धीरे धीरे जाके स्ट्रोक भी कंडीशन आता है, धीरे धीरे हार्ट का कंडीशन भी आता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं।
बेसिकली क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या है, हम अगर सोचते हैं, अगर ऐसा हमारे जनरली क्वेश्चन में आता है ब्लड प्रेशर, तो द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज। ठीक है, जो अ, जो हमारे, एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, जिसमें पानी का जो पाइप रहता है, तो वहाँ पे पाइप के अंदर में जो पानी जाता है, पानी अगर हमने जो जो नल खोला है, थोड़ा हाई स्पीड में खोला है, तो उसके हिसाब से पानी क्या है, बहुत फोर्स वॉल्यूम में निकल के आता है। ठीक है, अगर हम नल को थोड़ा हल्के से खोलेंगे तो धीरे धीरे पानी सेम पाइप में लेकिन कम वॉल्यूम में जाता है और कम फोर्स में भी जाता है, जिसके वजह से हमको जितना जो चाहिए हम नॉल से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, टैप से। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, हमारे जो आर्टेरियल में है, जो वेनस में है, जो ब्लड सप्लाई जो होता है, ठीक है, आर्टेरियल में हमारा प्योर ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होता है, वेनस में हमारा जो हमारे कार्बन जो है डाइऑक्साइड जो ब्लड है वो सप्लाई होता रहता है, वो कलेक्टिव ब्लड होता रहता है सारे बॉडी से। तो उसमें क्या हो रहा है ना, जो चैलेंजिंग फैक्टर जो है, ठीक है, वहाँ पे हार्ट क्या करता है, उसी हिसाब से फोर्स बनाता है जिसके हिसाब से हमारा बॉडी का रिस्पॉन्ड होना चाहिए एक नॉर्मल कंडीशन में। अगर देख लो अभी हम धीरे धीरे दौड़ लगा रहे हैं, फिर आगे जाके हम पूरा फास्ट फास्ट पूरा फुल्ली फोर्स लगा के दौड़ लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट का ये सोचना, और हमारे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन है, हमारे जितने स्ट्रेस फैक्टर रिएक्शन है, वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, हमारे बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, सफिशिएंट ब्लड चाहिए, सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, जिसकी वजह से लंग्स भी रिस्पॉन्ड दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा एड्रेनल भी रिस्पॉन्ड दे रहा है, जिसकी वजह से हमारा हाइपोथैलेमस भी रिस्पॉन्ड दे रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, सफिशिएंट की बात जहाँ पे आता है, वहाँ पे भी ब्लड की बात आता है, बॉडी को ठीक से चलाने के लिए। अभी सेम चीज़ें क्या हो रहा है यहाँ पे, कि हमारे एट्रियल में जो ब्लड का जो फोर्स रहता है, तो वहाँ पे एट्रियल का जो दीवार है, जो हम जिसमें बनाया गया है एट्रियल का, वहीं पे लग के जाना, ठीक है, वहीं पे धक्का होके जाके चारों तरफ खेल जाना, या चारों जैसे हमारे सारे बॉडी में फैल जाता है, सॉरी फैल जाता है। तो जिसकी वजह से हमने ये देखा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है एक फोर्स के वॉल्यूम की वजह से हम इसको आकलन कर रहे हैं। सिस्टोलिक मीन्स हो गया द प्रेशर व्हाइल द हार्ट बीट, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो दो कंडीशन आ रहा है, एक सिस्टोलिक आ रहा है, एक डायस्टोलिक आ रहा है। तो ब्लड प्रेशर में हमको सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक का प्रेशर हमको वहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है, या हम ऐसे इसको मेजरमेंट में ले सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट जब बीट करता है तो वहाँ पे जो बोलते हैं ना धक, वो कंप्रेस हुआ यहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आ रहा है, सिस्टोलिक आ रहा है, जहाँ पे वो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, वो डायस्टोलिक प्रेशर हो रहा है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है इज लेस देन 120 mmg सिस्टोलिक, और लेस देन है 80 mmg, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम देख रहे हैं 120/80 mmHg ब्लड प्रेशर, बराबर। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन का डेफिनेशन हम देख रहे हैं। जो हाइपरटेंशन इज सस्टेन एलिवेशन ऑफ बीपी, जो ब्लड प्रेशर है वो जो है हमारे अगर उससे ज़्यादा अगर हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं हाइपरटेंशन। तो हमने नॉर्मली क्या देखा था, क्या देखा था हमने 120/80, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं, अगर हम क्या बोलते हैं, अगर एक मेजरमेंट में 150/90, ठीक है। अगर ये चीज़ें अगर हमारा रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि हाइपरटेंशन हो गया है, या वो जो व्यक्ति है हाइपरटेंशन से धीरे धीरे ग्रसित होने वाला है या ग्रसित हो चुका है। तो ये एमएम क्या है, एमएम जो है आपका मिलीमीटर हो गया, किसका, मर्क्यूरी का,
ठीक है, ये हमको याद में रखना है। बराबर। अभी इसमें क्या हो रहा है, हमने देखा कि जहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 है और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है 90, अगर ये कांस्टेंट फ्लो रहता है, देखो ये चीज़ें क्या होता है, और मैंने क्यों वहाँ पे रनिंग का एक एग्जांपल लिया था और वहाँ पे हमने धीरे धीरे क्यों दौड़ लगाया था, मैंने इसीलिए एग्जांपल लगाया था कि जहाँ पे सर्टन कंडीशन जो है, स्टिमुलेशन फैक्टर जो है हमको मिलता है, जो रिस्पॉन्ड फैक्टर जो हमको मिलता है बॉडी को रिएक्ट करना है, बॉडी के जो हिफाजत के लिए रिएक्ट करना है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा जितना सारा सिस्टमेटिक फंक्शन है, ऑर्गन ऑर्गन जो है हमारा, तो वहाँ पे वो काम में आ रहा है, जिसके वजह से बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है बढ़ा हुआ रहता है। बराबर। और फिर सेम चीजें जब खत्म हो जाता है, एक न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, जो हमारा नॉर्मल बीपी में था वो आ जाता है। अगर सेम बीपी कंडीशन, अगर बढ़ा हुआ बीपी कंडीशन, अगर सेम कंडीशन कंटिन्यू रहता है, तो वहां पे हम एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि हमारा हाइपरटेंशन हो गया। तो जनरली क्या होता है, एक ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, जहाँ पे ये जो नॉर्मल कंडीशन है लेस देन 120 हो गया, लेस देन 80 हो गया, प्री हाइपरटेंशन जो हो गया एक रेंज के बराबर में आ रहा है 122/139, देन उसका 80 to 89 हो गया डायस्टोलिक का। स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो हो गया 159 के बीच में चल रहा है, फिर डायस्टोलिक में 99 के बीच में जा रहा है। तो हाइपरटेंशन का जो स्टेज 2 जो हो गया, वहां पे ग्रेटर देन 100 हो गया डायस्टोलिक का, और सिस्टोलिक का ग्रेटर देन 160 हो गया। तो ये हम चीज़ें क्या देख रहे हैं कि ये हमको कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, आगे जाके हम देखते हैं। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो हो गया, एलिवेटेड बीपी विथ नॉन एज अननोन केस, एक्चुअली क्या होता है, जितना भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं, ये कंडीशन हो गया, मान लो हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें जब होता है, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन का भी कंडीशन साइमल्टेनियसली चलता रहता है। और ये हाइपरटेंशन क्यों आ गया स्पेसिफाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ट्रिगर फैक्टर हो सकता है, या कोई किसी सिचुएशन में अगर बंदा फंस गया है, उसमें डील नहीं कर पा रहा है घर में या बाहर में या ऑफिस में कहीं बॉस में, तो वहाँ पे अगर डील नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन भी आ सकता है। तो सर्टन कंडीशन ऐसा है कि हम उसका अजम्पशन, डायरेक्ट अजम्पशन नहीं लगा सकते हैं कि इस वजह से ये हाइपरटेंशन का हो गया। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर का एलिवेट होकर रहना कंटिन्यूसली अगर ये चलता रहता है, तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हाइपरटेंशन है, जो हाई बीपी है। ठीक है, और ठीक अपोजिट में लो बीपी भी हो सकता है। तो सेम चीज़ें लाइफस्टाइल कंडीशन में, खान पान का रहना अभाव, तो वहाँ पे वॉकिंग जो है, फिजिकल कंडीशन का जो एक्सरसाइज का जो है, वहाँ पे भी अभाव, तो जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है, द प्राइमरी कॉज ऑफ द हाइपरटेंशन इज नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है, इन 90% ऑफ पेशेंट्स, hence known as primary or essential hypertension, because most of these patients have no clue to their condition, as there may not be any symptoms giving it the name the silent killer। देखो एक क्या होता है ना, क्लिनिकल लैंग्वेज में एक होता है कि साइलेंट किलर किलर इसको बोला गया है, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक आता है, जब भी ब्रेन स्ट्रोक आता है, जब भी कुछ ना, जैसे ऑर्गन का फेलियर होना, होता है एक नेचुरल फॉर्म में, तो धीरे धीरे उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकता है, और उसके साथ साथ ये हाइपरटेंशन भी क्या उसके साथ साथ चलता रहता है, जिसके जिसके लिए इसको बोला गया है भी क्लिनिकल कंडीशन में, ये क्या है, साइलेंट किलर। ठीक है, तो सेकेंड हाइपरटेंशन क्या हो सकता है, सेकेंडरी एलिवेटेड बीपी विथ ए स्पेसिफिक कॉज, जहाँ पे एक कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से ये होता है।
और इसको कहाँ पे हम देखना चाहते हैं, देखते हैं कि एडल्ट में, ठीक है, 5 to 10% एडल्ट में होता है। कंडीशन दैट कैन कॉज सेकेंडरी हाइपरटेंशन इंक्लूड प्री एक्लम्सिया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जिसमें आयोटा का कंसर्न, जो हमारा कंस्ट्रिक्शन होना, किडनी डिजीज हो गया, स्लीप एपनिया हो गया, हाँ, मेडिकेशन सच एज बाथ कंट्रोल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे एक कंडीशन था जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये कब ठीक होगा। पहले ये साइकोलॉजी है, ठीक है, ये कब ठीक होगा, मैंने तो इतना मेडिसिन ले चुका हूँ, ठीक है। और भी धीरे धीरे यह भी हमारा हाइपरटेंशन का एक एग्जांपल है। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जहाँ पे किडनी डिजीज हो गया, जहाँ पे स्लीप अपनिया, जहाँ पे नींद नहीं आना, ठीक है, जहाँ पे हम कुछ भी मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ भी तबीयत खराब हो, हम पूरा मेडिसिन पर डिपेंडेंसी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमको क्या है, धीरे 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 ये हमको लेके चलता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। जो हमारे हाइपरटेंशन के भी एक रीज़न भी हो सकता है। तो हमने देखे अभी कि एक्लम्सिया क्या है, जो गर्भावस्था के दौरान या उसके तुरंत बाद दौरे पड़ना। एक होता है प्री, अभी देखो ये प्री एक्लम्सिया बोला है, हाँ, जो एक जो जब भी नया नया किसी का शादी होता है, जो घर में जो घर संसार बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए अंदर में एक हाइपर टेंशन रहता है, एंग्जाइटी धीरे धीरे क्रिएट होता है, क्या होगा, क्या कैसे मेडिकल सिचुएशन को हम संभालेंगे, कैसे हमारे जो बेबी आएगा, ये चाइल्ड बर्थ होगा, वो कंडीशन क्या हो सकता है, मेरा जो शरीर जो है क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे होता रहता है साइकोलॉजी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में, जिसकी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर है एलिवेट होके रहता ही रहता है। तो ये जो है ये कॉज फैक्टर भी है, जिसकी वजह से एक एडल्ट का फिक्सन एडल्ट का जो एक एज बैरियर है यहाँ पे लगाया गया है। लेकिन अगर उसमें चलते हैं और थोड़ा एज के बराबर में चलते हैं, जहाँ पे हमारा का हो गया अबव 35 से लेके 50-60 तक यहाँ पे चलता रहता है, तो सारी चीज़ें में हेल्थ फैक्टर आ जाता है, सारी चीज़ों में लाइफस्टाइल का फैक्टर आ जाता है, सारी चीज़ों में चैलेंजिंग फैक्टर रहता है, सारी चीज़ों में ऑर्गन का धीरे 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 काम करना भी फैक्टर आ जाता है। तो वहाँ पे भी हाइपरटेंशन का पूरा प्रभाव रहता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, सोडियम ज़्यादा रहता है, तो एक्सेसिव अल्कोहल जो लेते हैं या लैक ऑफ एक्सरसाइज, देखो ये दो कंडीशन है, एक्सेसिव अल्कोहल का इंटेक हो गया और इसमें आपका लैक ऑफ एक्सरसाइज, जहाँ पे हमारा जो सोडियम इंटेक ज़्यादा हम कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो एक्टिविटी जो है, जो हम इसको ये क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हम कैसे खान पान करते हैं, ठीक है, हमारा जो है दिनचर्या कैसा है, हम इसको कैसे इसको डील कर रहे हैं सिचुएशन को, कैसे हम हमारे जो सराउंडिंग को हम कैसे डील कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हम वहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये हम डील नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे हमारा हाइपरटेंशन धीरे 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 बड़ा होने लगता है। जो उसका जो स्टिमुलेशन फैक्टर है वो एंजाइटी स्ट्रेस की तरह थ्रू से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे फ्रीजर फैक्टर हो गया, जहाँ पे सॉसेज हो गया, सैडिनेस हो गया, जहाँ पे फ्रोजन जो ब्रेडेड मीट हो गया एंड डिनर हो गया, देन उसका पिज़्ज़ा भी हो गया, बर्गर हो गया, जहाँ पे प्रोसेसिंग फूड है और उसके साथ साथ फ्रीज़र भी है, तो वहाँ पे सोडियम ज़्यादा रहता है, ठीक है। सोडियम इंटेक जो है उसका जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, साल्टेड नट्स भी देखो और साल्टेड कैल्शियम भी है, ठीक है। वो जो फैक्टर है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, हाइपरटेंशन का स्टिमुलेशन कर रहा है, बराबर। तो उसको धीरे धीरे कमाना है,
ठीक है। जहाँ जहाँ पे हम अल्कोहल भी ले रहे हैं और स्मोक भी कर रहे हैं ना, उसको भी हम धीरे धीरे हम कम करना है। तो अभी क्या है देखते हैं आगे जाके। सेकेंड हाइपरटेंशन जो हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया हो गया, कंट्रैक्शन ऑफ आयोटा हो गया, जहाँ पे आयोटा का संकुचन होना, जिसके वजह से ब्लड जो है दूसरे रास्ते में नहीं जा पाता है, जिसके वजह से वो जहाँ पे वो ब्लड जाने के लिए कट ऑफ हो जाता है, वो उस वहाँ से वो जो आर्टरी है जहाँ जहाँ पे गया है, जिस ऑर्गन से गया है, जिस पाथ से गया है, वो धीरे धीरे काम करना बंद हो जाते हैं। रेनल डिजीज आ गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, डायबिटीज मेलिटिस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ठीक है। अभी देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में और प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या हो रहा है, एज जनरल है, अल्कोहल भी हो सकता है, सिगरेट भी, स्मोकिंग होता है, डायबिटीज होता है, एलिवेटेड से सीरम लिपिड होता है, एक्सेस डाइटरी सोडियम होता है, जेंडर, हाँ, और बीइंग ओवरवेट ऑफ और ओबेस, ओबेसिटी, नॉट बीइंग फिजिकल एक्टिविटी। देखो फिजिकल एक्टिविटी हर चीज़ों में रहता है, ये मान के चलिए कि योग जो है एक बेहतर फिजिकल एक्टिविटी में देता है और उसके साथ साथ वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्गन को वो काम में लाता है। ठीक है। अगर आप दूसरे एक्टिविटी में देखते हैं, जैसे वर्कआउट करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, और जैसे स्विमिंग करना, रोपिंग करना, हैंगिंग करना, ये सारी चीज़ें ना बॉडी को अच्छी तरह से ब्लड का सप्लाई होना और उसको बॉडी को रिफ्रेशमेंट करना, बॉडी को पूरा एनर्जाइज करना, ये सारी चीज़ें लग के आता है। लेकिन जो माइंड का जो खेल है, जहाँ पे टेंशन है, जहाँ पे स्ट्रेसेस है, जिसकी वजह से दिमाग फट रहा है, दिमाग जो है पूरा दर्द कर रहा है, ठीक है, पेन से, तो वो चीज़ें कम नहीं होता है, जिस जो योग के माध्यम से, योगासन और प्राणायाम के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसका रिस्क फैक्टर क्या है। जिसका हो गया है ऑलरेडी हो चुका है, और इसमें क्या है, फैमिली हिस्ट्री भी है, हो सकता है ओबेसिटी जिन लोगों के पास है हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मैंने ऑलरेडी हर चीज़ों में बोल मेंशन किया हूँ, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक क्या है, जो हमारा जो सिचुएशन है, हम वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। पहली बात हुई सेडेंटरी लाइफस्टाइल का पहला ये पॉइंट है कि हमारे हाथ में जो होना चाहिए था वो भी छूट गया है। ठीक है। वो टाइम हो या मनी हो या घर का सिचुएशन हो और कंडीशन हो, हाँ, जिसके वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ा हुआ रहता है। हाँ, तो वो स्ट्रेस जो है ना, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कंडीशन ऐसा हो गया कि ना हम आगे जा पा रहे, ना पीछे सोच पा रहे, ना पीछे जा पा रहे हैं। तो उस टाइम में क्या हो रहा है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से हम जो है स्ट्रेस में, आगे जाके एंजाइटी में, और आगे जाके ज़्यादा चिड़चिड़ापन में आ जाता है। ठीक है। और जाके आगे जाके हाइपरटेंशन में आ जाता है। आगे जाके फिर बीपी उसका बढ़ा हुआ रहता है हमेशा। आगे जाके देखते हैं कि उसको इधर ओबेसिटी आ गया, नहीं तो उसमें डायबिटीज़ हो गया, नहीं तो उसमें जो है हार्ट अटैक आ गया, ये सारी चीज़ें हो सकता है। अभी देखते हैं साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, गिडीनेस, जिडीनेस, ठीक है, चिड़चिड़ा भाव, हेडाक, फटीग, रेड्यूस एक्टिविटी टॉलरेंस। ठीक है। ये सीखो, मैंने थोड़ी देर पहले इसको आपको बोला था मैंने। हाँ, गिडीनेस हो गया, डिजीनेस हो गया, पल्पिटेशन हो गया, एंजाइना हो गया, पल्पिटेशन, एंजाइना, डिस्निया, भाई जैसे वेरिएशन इन द विजन्स, ठीक है, धुंधला दिखाई देना, हाँ, ये सारी चीज़ें हो सकता है। अभी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, हार्ट हो गया, द कॉमन कॉम्प्लिकेशन है टारगेट ऑर्गन, जहाँ पे डिजीज अकरिंग, जहाँ पे डिजीज होता है, तो कहाँ कहाँ पे होता है, टारगेट ऑर्गन कहाँ पे, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, आइज है। देखो ये जो है ना, एक अच्छा खासा एरिया है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हाइपरटेंशन। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, केमिकल रिएक्शन जो है एड्रेनल से लेके और हाइपोथैलेमस से लेके जो भी रिफ्लेक्ट बनता है,
तो पहला कहाँ पे जाता है? किडनी। फिर आ गया किडनी से कहाँ जाता है? हमारा हार्ट, ब्रेन, आईज, ये सारी चीजें होता रहता है, जिसकी वजह से हम जो है हमारा जो कंडीशन है धीरे धीरे प्रभाव होने लगता है। सॉरी। तो देखते हैं हार्ट में क्या हो रहा है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज हो गया, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोथ्रोफी हो गया, हाँ, जो जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का काम करना बंद हो गया, हार्ट फेलियर हो गया है। अभी देखते हैं ब्रेन में क्या हो सकता है। सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज हो गया। हाँ, सेरेब्रल वेस्कुलर डिजीज में जहाँ पे कुछ चीज़ों में हमारा जो बॉडी जो है हिलने डुलने लगता है, ठीक है, धुंधलापन होने लगता है। हम बातचीत करने में भी हमारा जो मुंह जो है हमारे जो काम में सटीक से नहीं ला पाता है। स्ट्रोक भी आ जाता है, वास्कुलर डिजीज आ गया, नेफ्रोस्क्लेरोसिस आ गया है, रेटिनल डैमेजेस हो गया। तो ये सारी चीजें ना हमारे होने लगता है। अब अभी देखते हैं आपके सामने ये सारी चीजें हाइपरटेंशन के वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, या हो सकता है। अभी क्या है, ये आपको ये सारी चीजें क्यों बताया गया है? क्योंकि हम अभी जो है एक स्टडी एनवायरनमेंट में है, एक हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम स्ट्रेस को वहन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस रहता है, उसको बोला गया है गुड स्ट्रेस है, ना कि डिस्ट्रेस। अभी इसको क्या है ना, हम उसको रिजल्ट में लाना, फिर हमारे लाइफस्टाइल में फ्रूटफुल होना, फिर हम जाके आगे जाके कोई भी सिचुएशन को हैंडल करना, फिर हमारा जो एज आएगा धीरे धीरे यूथ से लेके अभी एक एडल्ट के नेचर की तरफ से जाके मैच्योर मैन होना, फिर आगे जाके हम हमारा परिवार को देखेंगे, फिर आगे जाके कहीं पे नौकरी लगना, ये सारी चीज़ें जो होता रहता है उसी दौरान ये सारी चीज़ें आपको फेस टू फेस मिल जाएगा लाइफस्टाइल में, बराबर। तो भी इसके इसीलिए बोल रहे हैं कि योग के माध्यम से अगर आप पहले से शुरुआत करके रख रहे हो, प्रैक्टिस में अभ्यास कर प्रैक्टिस रख रहे हो, दैनंदिन या उसको काम में ला रहे हो योगासन और प्राणायाम का, और उसको अच्छी तरह से दिनचर्या में ला रहे हो, तो कभी भी आपको ये हाइपरटेंशन का चीज़ें जो है, कभी भी ओबेसिटी जो है, कभी भी ये स्ट्रेस जो है आपको छू नहीं पाएगा। अभी देखते हैं जो एक्चुअली आसनस क्या हो सकता है। देखो, सूर्य नमस्कार एक नॉर्मल कंडीशन में हम दे सकते हैं, लेकिन जिन लोगों का लेवल 3 में हाइपरटेंशन है हम उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे उनका जो रक्त का प्रभाव है नीचे की ओर रहता है, सिर के ऊपर पास, तो इसीलिए हार्ट के पास, इसलिए हमको नहीं दिया जा सकता है। अभी आसनों में क्या हो सकता है, सूक्ष्म व्यायाम हो गया, टड़ासन हो गया, खट्टी चक्रासन हो गया, कोणासन हो गया, उत्तान पादासन हो गया, अर्ध हड़ासन हो गया। देखो ये सारी चीजें ना आसन मैंने स्पेसिफिक दे दिया है, जो आपके सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाइपरटेंशन क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या, आसन वर्ग क्या है, ये आपको थोड़ा मालूम रखना है, ठीक है। जिसमें प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, उज्जयी एंड भ्रामरी, ये तीनों प्राणायाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन लोगों का एक्चुअली क्या होता है, तो उनको ना आसन थोड़ा कम दिया जाता है प्राणायाम में, लेकिन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है और जो पूरा समभाव को, पूरा मानसिक स्थिति को, मनमय कोशा को पूरा शांत भाव में लेके आता है। ऊंचे जो प्राणायाम है, जो हमारे अंदर में जो गुस्सा है, पूरा एकदम विकार भाव है, चिंता है, स्ट्रेस है, वो भगा रहता है। भ्रामरी प्राणायाम जो है हमारे मन को पूरा शांत भाव में रखता है, ठीक है, वो पूरा अल्टीमेट एकदम पीसफुल कूल कंडीशन में लेके आते हैं पूरा सारा शरीर को, है ना। अभी देखो षटका में जलने जितने दी चाहे, ये आपको एक स्पेशल योग इंस्ट्रक्टर या और योगा टीचर के साथ में आपको प्रैक्टिस करना है। बंध और मुद्रा है, उड्डयन बंध है, मूल बंध है, ज्ञान और मुद्रा है, अनचिन मुद्रा है। ये मैंने इसी यूट्यूब चैनल में पहला 2-3 वीडियो में मैंने उसको डाल के रखा है, अगर आप चाहते हो उसको पूरा डिटेल वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन जो है सेक्शनल ब्रीदिंग हो गया,
सेक्शनल ब्रीदिंग क्या होता है, हम इसको 3 भाग में विभक्त किया है, ठीक है। जिसमें स्टोमक में होता है और चेस्ट में होता है, देन क्लाविकुलर ब्रीदिंग में वो रहता है, ठीक है। ये इसको हम, अगर आप चाहते हो ये डिटेल और सेक्शनल ब्रीदिंग में के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं सेक्शनल ब्रीदिंग के बारे में पूरा एक डिटेल बना के आपको मैं दूंगा, ठीक है। और बेसिकली ओम चैंटिंग को चाहिए चाहिए, और जिसमें आहत अनाहत कई भी कॉन्सेप्ट रहता है, जहाँ पे माइंड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक एक भाव में, एक एक चिंता की स्थिति में, जिसकी वजह से हमारा जो हाइपरटेंशन है वो ठीक होगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स ऑब्वियसली यौगिक डाइट है। हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था प्रिजर्व जो प्रोसेसिंग जो फूड रहता है, हम उसको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से जो जो सोडियम जो इंटेक जो है कम होगा, ठीक है। यौगिक डाइट है जो है वो सात्विक फूड में बोला जाता है, जो समभाव में रखने के लिए बहुत काफ़ी है, बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम देखते हैं कि फ्रेश वेजिटेबल हो गया, और हाँ, ना ज़्यादा जहाँ पे ना ज़्यादा मतलब क्या है, ना अति ना, जिसमें नमक ज़्यादा हो गया, जिसमें तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कड़वाहट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें पूरा हम ज़्यादा फ्राई नहीं होना चाहिए, जिसमें हम ज़्यादा बॉयल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये समभाव में आपको खाना बनाना है, ठीक है। तभी जाके ये आपको सात्विक फल बोला गया है, उसको। लेकिन क्या होता है, एक्सक्लूडिंग जितना सारा हमारा तामसिक फूड है उसको हटा के। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी यूट्यूब चैनल में भी पथ्य अपथ्य के बारे में भी मैंने बोला था। आप भी उसमें जा सकते हैं, और उसमें क्या क्या है, पथ्य में क्या खाना है, अपथ्य में क्या नहीं खाना है, उस बारे में हमने डिस्कशन किया है। और मैं आशा करता हूँ इस यूट्यूब वीडियो को अपने अपने स्टूडेंट के पास और आपके कलीग के पास आपने शेयर किए होंगे और सब्सक्राइब किए होंगे। लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।